सोचने वाली बात है। एक चमक चमाता हुआ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहाँ एक सफाई कर्मचारी केबल साफ कर रही है, कॉफी के झूठे कप उठा रही है। हाँ, जो कि बहुत ही आम नज़ारा है किसी भी ऑफिस का। बिल्कुल, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं है कि वो सफाई कर्मचारी असल में एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और वो हाल ही के सबसे बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स में से एक के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही है। बाप रे, मतलब ये सच में किसी थ्रिलर फिल्म जैसा लगता है ना? तो आज की इस डीप डाइव का मुद्दा ही यही है। हम टीसीएस नासिक बीपीओ यूनिट के उस विवाद को डिकोड करने वाले हैं जिसने पूरे देश के कॉर्पोरेट सिस्टम की नींव हिला दी है। और ये चर्चा इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर मानते हैं कि बड़े एचआर डिपार्टमेंट्स और एक्सेस कार्ड्स वाली सुरक्षित इमारतों के अंदर सब कुछ बिल्कुल सेफ होगा। सही बात है। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट्स, न्यूज़ आर्टिकल्स और एम्प्लॉयज़ के जो लंबे रेडिट थ्रेड्स हमने एनालाइज किए हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं आज के, जी, वो सोर्सेज इस एब्सोल्यूट सेफ्टी के इल्यूजन को पूरी तरह तोड़ देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ऑफिस की घटना नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम की नाकामी है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया था कि ऐसी घटनाएं ना हो सके। बिल्कुल। तो आज हम इस पूरे घटनाक्रम की एक क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन को समझेंगे। शुरुआत एक परिवार की शिकायत से लेकर पुलिस के खुफिया ऑपरेशन तक। और फिर जो 9 एफआईआर्स दर्ज हुई और एचआर की गिरफ्तारियां हुई, वहां वो भी कवर करेंगे। हाँ, लेकिन हमारा मिशन सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स बताना नहीं है। हम ये भी समझेंगे कि आखिर इतने बड़े सिस्टम में जहाँ हर चीज़ की पॉलिसी होती है, वहाँ ये सब हुआ कैसे। तो अगर हम शुरुआत से देखें, कहानी शुरू होती है फरवरी 2026 में। और हैरानी की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी कॉर्पोरेट ऑडिट या एचआर की रिपोर्ट से नहीं होती। अच्छा, तो कहाँ से पता चला सबसे पहले? ये शुरू होती है एक एम्प्लॉई के घर से। एक युवा हिंदू महिला के परिवार ने नोटिस किया कि उनकी बेटी के रहन सहन में अचानक बहुत बड़े बदलाव आ गए हैं। किस तरह के बदलाव? मतलब उसने रोजा के रोजे रखने शुरू कर दिए थे और वो पूरी तरह से इस्लामिक तौर तरीकों का पालन करने लगी थी। एक परिवार के लिए ऐसा अचानक आया बदलाव सच में परेशान करने वाला हो सकता है। बिल्कुल। उन्होंने घबराकर पुलिस और एक स्थानीय राजनीतिक कार्यकर्ता से संपर्क किया। अब यहाँ पर नासिक सिटी पुलिस ने जो कदम उठाया, वो रूटीन पुलिस वर्क से बिल्कुल अलग था। हाँ, जो मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा, मतलब उन्होंने सीधे जाके ऑफिस पर रेड नहीं मारी, जो कि नॉर्मल प्रोसीजर होता। सही कहा। उन्होंने रेड मारने के बजाय एक खुफिया ऑपरेशन का रास्ता चुना। पुलिस ने 4 से 7 महिला कांस्टेबल्स को हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में उस यूनिट में तैनात कर दिया। वेट, मतलब 147 एम्प्लॉयज वाली बीपीओ यूनिट में पुलिस हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर घुल गए? जी हाँ। सोचिए, जो लोग आपके आसपास झाड़ू लगा रहे हैं या टेबल साफ कर रहे हैं, वो असल में सबूत इकट्ठा कर रहे पुलिस वाले हैं। पर मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। पुलिस को सीधे कार्रवाई करने के बजाय इतना लंबा अंडरकवर ऑपरेशन क्यों करना पड़ा? मतलब वो सीधे मैनेजमेंट को नोटिस भी तो भेज सकते थे। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अगर पुलिस सीधे वर्दी में वहां पहुंच जाती है, तो सबसे पहली चीज क्या होती? सारा डिजिटल एविडेंस फौरन डिलीट कर दिया जाता। ओह बिल्कुल, चैट्स और ईमेल्स गायब हो जाते। और कॉर्पोरेट दफ्तरों में अक्सर ऐसी शिकायतों को अंदर ही अंदर दबा दिया जाता है। मैनेजमेंट भी नेगेटिव पीआर से बचने के लिए चीजों को कवर अप करने की कोशिश करता है। हाँ, वो इसे बस एक पर्सनल चॉइस या मिसअंडरस्टैंडिंग का नाम दे देते। इसीलिए पुलिस को पुख्ता ग्राउंड लेवल सबूत चाहिए थे, ऐसे सबूत जिन्हें एचआर डिनाई ना कर सके। हाउसकीपिंग स्टाफ बनकर उन्होंने हफ्तों तक कर्मचारियों की बातचीत सुनी, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व किया। मतलब उन्होंने सच में हफ्तों तक वहां पोछा लगाया और लोगों को करीब से देखा। बिल्कुल। और इस ऑब्जर्वेशन से उन्हें पता चला कि कौन किस मैनेजर के केबिन में कितनी देर रुक रहा है, किन लोगों के चेहरे पर हमेशा डर दिखता है। बाप रे। उन्हें समझना था कि इन बंद दरवाजों के पीछे जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है उसकी जड़ें आखिर कहां तक हैं। और इसी खुफिया ऑपरेशन में मिले सुरागों के बाद पुलिस ने अपना पहला बड़ा एक्शन लिया। 26 मार्च 2026 को देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन में पहली एफआईआर दर्ज हुई। जी, और ये एफआईआर उस पूरी दीवार में एक बहुत बड़ी दरार साबित हुई। हाँ, क्योंकि उस महिला ने दानिश शेख नाम के एक टीम लीडर पर शादी का झूठा झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया था। और दानिश ने ये बात छुपाई थी कि वो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। बिल्कुल। तो पुलिस ने फौरन दानिश और उसके एक साथी तौसीफ अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। हाँ, वो तौसीफ के फोन वाला इंसिडेंट। जी, जब तौसीफ का फोन सीज करके चेक किया गया तो उसमें एक और हिंदू महिला कर्मचारी की तस्वीर मिली, और वो महिला पूरी तरह से मुस्लिम लिबास में थी। वेट, सिर्फ एक फोन की तस्वीर से इतना बड़ा राज खुल गया?
मतलब यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ एक इंसान की शिकायत होती तो शायद पुलिस इसे दो लोगों के बीच का पर्सनल मामला मान लेती, पर उस एक तस्वीर ने बता दिया कि ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है। ये एक पूरा का पूरा नेटवर्क था, एक सिस्टमैटिक ऑपरेशन चल रहा था। बिल्कुल, एक क्लियर पैटर्न था जहां कमजोर महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था, और जैसे ही ये दो गिरफ्तारियां हुईं, बाकी जो महिलाएं डर के साए में जी रही थीं, उन्हें भी हिम्मत मिली। हाँ, और फिर एफआईआर की झड़ी लग गई। 26 मार्च से 3 अप्रैल के बीच मुंबई नाका और देवलाली पुलिस स्टेशनों में कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई, 8 महिलाओं और 1 पुरुष द्वारा। ये बहुत बड़ा नंबर है एक सिंगल ऑफिस यूनिट के लिए। बहुत बड़ा है। पर ये सब पढ़कर मेरे मन में एक सवाल आता है कि ये कर्मचारी आखिर थे कौन, और इनके साथ बंद दरवाजों के पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा था। अगर हम इन पीड़ितों की प्रोफाइल देखें तो ज्यादातर की उम्र 18 से 25 साल के बीच थी, और इनकी सैलरी, हाँ, सैलरी ब्रैकेट काफी कम था ना इनका। जी, मुश्किल से 18 से 25,000 रुपए के बीच। ये युवा अनुभवहीन कर्मचारी थे जो अक्सर अपनी पहली या दूसरी जॉब में होते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा युवा किसी के इस तरह के दबाव में आ कैसे जाता है? मतलब क्या कोई भी इतने पढ़े लिखे कॉर्पोरेट माहौल में सिस्टम को बाईपास कर सकता है? अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें तो ये पावर डायनामिक्स का क्लासिक मामला है। इन कर्मचारियों को अपनी जॉब जाने का डर था। बीपीओ में हर चीज टारगेट ड्रिवन होती है। हाँ, शिफ्ट टाइमिंग्स, लीव्स सब मैनेजर के हाथ में होता है। बिल्कुल, अगर ये एम्प्लॉइज लीगर्स की बात नहीं मानते थे तो उन्हें एक्स्ट्रा काम दिया जाता था, खराब शिफ्ट्स दी जाती थीं। एक तरह से उनकी आर्थिक मजबूरी का फायदा उठाया गया। हाँ, और ये सब कोई 1-2 महीने नहीं चला। सोर्सेज बताते हैं कि 2022 से 2026 तक, मतलब पूरे 4 साल तक ये सब योजनाबद्ध तरीके से चलता रहा। जी, उनका मोडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर था। उन्होंने बकायदा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए थे। हाँ, जिसके जरिए वो उन कर्मचारियों को टारगेट करते थे जो भावनात्मक रूप से कमजोर थे या स्ट्रेस में थे। और उन्हें मैनिपुलेट करके उन पर धार्मिक दबाव भी डाला गया। महिलाओं पर नमाज पढ़ने और रोजा रखने का प्रेशर था। और वो जो एक बहुत ही डरावना डिटेल था सोर्सेज में, मलेशिया से जुड़े इरमान नाम के एक उपदेशक का। हाँ, मलेशिया के उस प्रीचर से वीडियो कॉल के जरिए इन कर्मचारियों को मिलवाया जाता था। बाप रे। और सिर्फ महिलाएं ही नहीं, उस पुरुष शिकायतकर्ता ने भी साफ आरोप लगाया है कि उसे जबरन बीफ खिलाया गया और उसके धर्म को लेकर गालियां दी गईं। अब आप खुद सोचिए, मतलब अगर सोचा जाए तो एक बीपीओ में जहां हर मिनट का ग्रेड ट्रैक होता है, वहां ये वीडियो कॉल्स कैसे मैनेज हो रहे थे? वही तो, मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। ये तभी मुमकिन है जब आपके सुपरवाइजर्स और टीम लीडर्स खुद इस खेल में शामिल हों। वो सिस्टम को मैनिपुलेट कर रहे थे। और यहाँ से हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे शॉकिंग फेलियर पर, एचआर की नाकामी। मतलब 4 साल तक इतना सब कुछ होता रहा तो कंपनी का मैनेजमेंट और एचआर डिपार्टमेंट आखिर कर क्या रहा था? वो लोग आंखें बंद करके बैठे थे, या यूं कहें कि वो कॉम्प्लिसिट थे। पुलिस ने जो 7 लोग गिरफ्तार किए हैं, उनमें पुणे बेस्ड एचआर एजीएम निदा खान और अश्विनी चाइनानी भी शामिल हैं। ये हिस्सा सच में बहुत परेशान करने वाला है। पुलिस ने करीब 78 ईमेल्स और ढेरों चैट्स जब्त किए। 78 ईमेल्स, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन ईमेल्स में पीड़ितों ने क्लियरली शिकायतें की थीं, और आरोप यह है कि एचआर निदा खान ने इन शिकायतों को सीधे तौर पर दबा दिया। और तो और उन्होंने पीड़ितों से ये तक कहा कि मल्टीनेशनल कंपनियों में यानी एमएनसीज में ऐसे इशारे और ऐसी बातें बहुत आम हैं। ये तो हद है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने अपने घर में एक बेहद महंगा ऑटोमेटिक सिक्योरिटी अलार्म लगाया हो। हाँ। और चोरी के वक्त जो गार्ड है उसने खुद ही उस अलार्म का तार काट दिया हो, ताकि चोरों को कोई दिक्कत ना हो। बहुत सही एनालॉजी दी आपने। जब एचआर, जिसका काम ही एम्प्लॉइज को बचाना है, अगर वही शोषकों के साथ मिल जाए तो पूरा कॉर्पोरेट ढांचा चरमरा जाता है। बिल्कुल। और पॉश नियमों का क्या मतलब? जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट है, उसकी तो पूरी तरह धज्जियां उड़ा दी गईं। जी, कंपनी की जो इंटरनल कंप्लेन कमेटी होती है, आईसीसी, वो पूरी तरह फेल रही। एचआर ने उन शिकायतों को कमेटी तक पहुंचने नहीं दिया। जैसे हम इंस्टीट्यूशनल ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। और जब ये डरावना सच मीडिया और जनता के बीच पहुंचा तो जाहिर सी बात है हंगामा मचना ही था। बहुत बड़ा हंगामा हुआ। रिपोर्ट आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। हाँ, भाजपा कार्यकर्ताओं में नासिक ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। तेलंगाना के भाजपा नेता बंडी संजय कुमार ने इसे सीधे तौर पर कॉर्पोरेट जिहाद का नाम दे दिया। और महाराष्ट्र के मंत्री गिरीश महाजन ने भी
जबरदस्त धर्मांतरण और बीफ खिलाने वाले दावों को बहुत मजबूती से उठाया। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने टीसीएस के शुरुआती रवैये की कड़ी आलोचना की। पर यहाँ हम अपने लिसनर्स को क्लियर कर दें कि हम इन राजनीतिक बयानों या लेफ्ट विंग वर्सेस राइट विंग दावों का कोई समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ सिर्फ एक तटस्थ भाव से वो रिपोर्ट कर रहे हैं जो हमारे सोर्सेज में मौजूद है। हाँ, हमारा फोकस सिर्फ कॉर्पोरेट और लीगल एस्पेक्ट पर है। तो अगर हम कंपनी के रिस्पांस की बात करें तो टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने इसे बेहद चिंताजनक बताया है। और टीसीएस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने पुलिस जांच में पूरा सहयोग देने की बात भी कही है। और आईटी कर्मचारियों की जो यूनियन है नाइट्स, उनका भी दखल हुआ है ना इसमें? जी, उन्होंने सीधे श्रम मंत्रालय से मांग की है कि टीसीएस और महाराष्ट्र की बाकी सभी आईटी कंपनियों में पॉश नियमों का एक इंडिपेंडेंट ऑडिट होना चाहिए। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब क्या सिर्फ एक बयान दे देने से या कुछ लोगों को सस्पेंड कर देने से उस 4 साल के मेंटल ट्रॉमा की भरपाई हो सकती है? इससे एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या सिर्फ कागजों पर पॉलिसीज और कंप्लायंस होना काफी है, या उनका जमीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर सख्ती से लागू होना ज्यादा जरूरी है? सही बात है। अगर हम इस पूरी डीप डाइव का सार निकालें तो शुरुआत एक परिवार की चिंता से हुई थी। हाँ, और फिर पुलिस का वो रिस्की अंडरकवर ऑपरेशन, फिर एफआईआर की झड़ी और आखिर में एचआर का वो शॉकिंग फेलियर। ये पूरा मामला भारत के आईटी और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल बन गया है। बिल्कुल, इसने साफ दिखा दिया है कि कैसे चमचमाते कॉर्पोरेट दफ्तरों के भीतर भी शोषण के इतने गहरे और डरावने जाल बुने जा सकते हैं, वो भी बिना किसी की नजर में आए। और इस चर्चा के अंत में एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद सोर्सेज से थोड़ा परे है, पर सोचना बहुत जरूरी है। बताइए। आज के समय में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन की वजह से हर तरफ नौकरियां जाने का डर फैला हुआ है। हाँ, लेऑफ्स बहुत आम हो गए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे माहौल में एक युवा कर्मचारी अपनी 20,000 की नौकरी बचाने के लिए आखिर किस हद तक समझौता करने को मजबूर हो जाता है? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है ना? जब किसी कॉर्पोरेट संस्थान की ब्रांड इमेज उसके अपने कर्मचारियों की सुरक्षा से ज्यादा बड़ी हो जाए, तो क्या हमें अपने सफलता के पैमानों को फिर से नहीं सोचना चाहिए? 100% सोचना चाहिए। अगली बार जब भी कोई बड़ी कंपनी अपने ब्रोशर में वर्कप्लेस कल्चर की बड़ी-बड़ी बातें करें, तो हमें ये सोचना जरूरी है कि क्या वो कल्चर सच में उस ऑफिस के सबसे निचले पायदान पर खड़े कर्मचारी तक पहुंचता है या सिर्फ मैनेजमेंट के कमरों तक सिमट कर रह जाता है। एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है ये सोचने के लिए। हाँ, तो इसी विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस डीप डाइव ने आपके मन में कुछ जरूरी सवाल जरूर उठाए होंगे। बिल्कुल। अगली बार मिलेंगे एक और नए और इम्पोर्टेंट विषय के साथ।